हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग खान सर का जो ये रेलवे का फिजिक्स का बुक है इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी, बल, गति और गति के नियम को, यानी कि चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें इस बुक में जो है प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न जो है दिए गए हैं 20 सालों के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह जो है पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस राशि का मान जो है स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो स्थान बदलने पर भी जो है परिवर्तित नहीं होता है द्रव्यमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह जो है जड़त्व का नियम है, यही जो है न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इस समूह में संबंधित नहीं है कौन? द्रव्यमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। क्योंकि जो है समय त्वरण और गति जो है, समय त्वरण गति, यह जो है रेखीय गति से चलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है द्रव्यमान अलग है। नेक्स्ट है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाते हैं तो पत्तियाँ पेड़ से अलग हो जाती है। यह जो है किसके कारण होता है? तो यह जो है जड़त्व के कारण होता है। अगर हम किसी पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएंगे तो उसकी पत्तियाँ जो है पेड़ से अलग हो जाती है। यह जो है जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो है किसका मापन कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो है यह जड़त्व का मापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, बल समीकरण में F जो है बराबर होता है किसके? तो फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यह जो है फोर्स का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा जो है यह होती है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि जो है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यह जो है द्रव्यमान की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान जो है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान जो है यह जो है घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान जो है ज्ञात करें, अगर स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन दिया हुआ है वेट जो है कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन। और स्मॉल जी का मान जो है यहाँ पर दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो वेट इक्वल टू हो जाता है मास इनटू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है? मास तो यहाँ पता करना है हमको, ठीक है। और ग्रेविटी जो है 10 दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है 200। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20। तो यह जो है 20 केजी आ जाएगा, ठीक है। 20 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, बल और त्वरण जो है किसके बराबर होता है? तो बल बाय त्वरण जो है यह जो है द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के नाम को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यह जो है द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान जो है क्या होगा? तो यहाँ पर जो है वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल निकालेंगे तो ग्रेविटेशन का मान जो है 9.8 ऐसे लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो 450 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो ये मास आ जाएगा, कितना आएगा? 45.9 केजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन का भार है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड से जो है डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर में 9800 हो जाएगा, ठीक है। 9800 हो जाएगा, नीचे में 98 हो जाएगा, यानी कि 100 केजी आ जाएगा, यानी कि जो है 100 किलो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का संवेग जो है 50 केजी पर मीटर सेकेंड है और वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान जो है क्या होगा? तो यहाँ पर संवेग दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है संवेग। तो यहाँ पर जो है देखिए एम भी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड जो है ये 50 केजी मीटर पर सेकेंड जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो m तो निकालना है तो m रहने दीजिए। भी दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 50, ठीक है।
तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 जो है ये आ जाएगा 10 kg, ठीक है। तो 10 kg ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो तीसरा नियम जो है यह स्थिति, ठीक है, क्या होता है, स्थिति और वेग के बीच का संबंध दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है क्या है, यह है बल के प्रभावों को समझने में सहायक करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण F=ma दिया हुआ है, यह जो है फार्मूला दिया हुआ है, तो न्यूटन के गति के डैश के नियम के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जाना जाता है F=ma, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ मोशन है, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो यह जो है तीसरा नियम है न्यूटन का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो यह जो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गति का प्रसिद्ध नियम जो है क्या है। तो गति का प्रसिद्ध नियम जो है यह दिया था न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर जो है यह लागू बल के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम जो है यह दर्शाता है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है, यह जो है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है जब एक बस जो है अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर का एक झटका लगता है, यह जो है कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 1 kg × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डैश कहते हैं। तो 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जो है 1 न्यूटन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष जो है क्या था। तो न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष जो था यह था 1687 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय जो है एक क्षेत्र रक्षक यानी कि जो बॉल कीपर है वो अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्यों। तो एक तेज गति से आने वाले क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय जो है क्षेत्र रक्षक जो है अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचता है, यह होता है क्यों, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ठीक है। ऐसे करना जो है उसको कम बल का अनुभव कराता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा, और उसको चोट कम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो एक राइफल से गोली चलाया गया, अगर राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा जो है यह गोली की गति के ऊर्जा से कम होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि गोली जो है बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन का गुणनफल जो है यह बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव जो है पीछे की तरफ हट जाती है, यह जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस नियम में कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। तो दो वस्तुओं के मध्य जो है बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह न्यूटन के जो है गति का तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति में व्याख्या करता है। तो जब स्थिर बस चलना प्रारंभ कर देता है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, यह जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है क्या होगा।
तो एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है नाव तट के दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जो है विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह जो है न्यूटन की गति का कौन से नियम का उदाहरण है? तो जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जो है विपरीत दिशा में धक्का देती है, तो यह जो है न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा, उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को जो है न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर व्याख्यात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वात गैसों के वेग के घात यानी कि nth के समानुपाती होता है। यहाँ nth का मान क्या होना चाहिए? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर यह कार्य करता है। किसी भी रॉकेट का त्वरण जो है निर्वासित गैसों के वेग के nth के समानुपाती होगा, यानी कि यहाँ पर nth होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। nth के समानुपाती होता है, यहाँ n का मान जो है यह जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि रॉकेट की गति जो है रॉकेट का गति बोलते हैं, रॉकेट का गति जो है यह समानुपाती होगा गैस के चाल के n के, ठीक है। यानी कि गैस का जो चाल होगा, यानी कि जो गति होगा इसके nth के जो है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जो है n का मान जो है यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन के बल के साथ 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाला जो आदमी है जो दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा, ठीक है। तो 70 किलो का आदमी जो है 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलो आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलो वाले जो आदमी जो है, तो दूसरा आदमी जो है 50 किलो वाला, यह जो है 50 न्यूटन के बल से जो है उस आदमी को धक्का देगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं क्या? तो न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ठीक है। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय गति करने पर जो गति होता है यह जो है न्यूटन के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रमोद जो है क्या होता है? तो आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रमोद जो है यह स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जो है क्या कहा जाता है? तो स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने पर एक वस्तु की प्रवृत्ति को जो है यह जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जो है वह डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो एक ऊंची छलांग करने वाला जो होता है यह ऊंची छलांग से पहले कुछ दौड़ रनिंग करता है, क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग में मदद दे सके, ठीक है, इसीलिए जो है वह रन करता है पहले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर जो है डैश के कारण हटता नहीं है। तो मेज पर रखी हुई पुस्तक का ढेर जो है यह जड़त्व के कारण जो है हटता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्थिर वस्तु में स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसे गति करने में जो है प्रक्रिया को जड़त्व प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जो है भागना जारी रखता है, क्यों? क्योंकि वह जो है वह यह सुनिश्चित करने का चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व इनर्शिया का संबंध जो है यह नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री जो है स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में बल का महसूस करते हैं। यह बल जो है कौन सा बल होता है? तो जब एक कार जो है या घुमावदार जो सड़क है, मान लीजिए एक रोटरी है, मतलब गोलाकार सड़क है, तो इसमें घुमावदार सड़क पर जब ये कार जो है मूव करती है तो उसमें बैठे यात्री, कार में बैठे यात्री स्वयं पर जो है केंद्र के विपरीत, यानी कि केंद्र यहाँ है तो केंद्र के विपरीत यानी कि उस तरफ जो है भार महसूस करता है विपरीत दिशा में, यह जो है महसूस होता है उसके जड़त्व के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो जब एक गिलास जो है, मान लीजिए ये गिलास है, इस पर एक कार्ड रखा हुआ है और यहाँ पर एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिक्का जब इसको हम धक्का देंगे, ठीक है, इस कार्ड को जब हम धक्का देंगे, ये कार्ड को धक्का देंगे तो ये जो है सिक्का जो है पानी में गिर जाएगा। तो यह जो है व्याख्यात करता है जड़त्व के नियम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके माध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के मध्य जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो है डैश के समान होता है। तो यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए जो बल आवश्यकता होती है, वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक बल होता है, न्यूनतम बल, यह जो है वस्तु के वजन के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल जो है F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशा के बीच जो है कोण जो है कैसा बनेगा? तो जब किसी प्रतिरक्षा बल जो है फोर्स को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो फोर्स को अगर विपरीत दिशा में लगाएंगे तो यह जो है दो दिशाओं के बीच जो है कोण जो है कितना बनेगा? तो यह बनेगा 180 डिग्री का कोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ना, तो इसके विपरीत जो बनेगा, ये दो दिशा, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, इधर तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर तो फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स के विपरीत जो ये बल लग रहा है, ये जो है इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो यह जो है भौतिक इकाई है बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो तो क्या होगा? तो जब कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है तो इस पर जो है बल, कोई भी बल ना लग रहा होगा, ठीक है, कोई भी बल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति कभी अकेले नहीं होता है? तो बल जो है कभी भी अकेले नहीं होता है। मास और एक्सीलरेशन दोनों जो है साथ में आता है बल के, ठीक है, यह जो है अकेले नहीं रहता है बल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो किसी वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव जो है यह है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, बल जो है, बल इक्वल टू क्या होता है? तो बल इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कितना बार बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव जो है यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? तो मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो यह जो है निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है, एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़ खींचेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए एक वस्तु है, इसको दोनों तरफ से खींचेंगे तो उस पर लागू बल जो है क्या कहलाता है? तो यह जो है खिंचाव बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थिर बल जो है 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर जो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, मास 5 किलो है। ये जो है टाइम है, यानी कि आपका ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, 2 सेकेंड जो टाइम हो जाएगा। और ये जो है भी है, ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है 4 है, यू जिसको बोलते हैं, और अंतिम वेग जो है यह भी है, ठीक है। तो ये इसको जो है यहाँ पर F इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर बल निकालना है ना, तो पहले तो हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर v जो है v को पुट कर देंगे, 7 माइनस 4 जो है कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। ये जो है एक्सीलरेशन निकल गया। तो एक्सीलरेशन निकल गया तो अब जो है इसको क्या करना है, तो फोर्स में लगा दीजिए एक्सीलरेशन को। मास कितना दिया हुआ है? 5 इंटू कितना? 3/2, ठीक है।
इक्वल टू फोर्स जो है कितना आ जाएगा, तो यह जो है सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/2, ठीक है, यानी कि 7.5 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट का गेंद है, इसको खिलाड़ी के द्वारा 0.5 यानी कि 0.0 सेकेंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल जो है क्या होगा। तो यहाँ पर औसत बल कर रहा है, तो इसको औसत बल निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर यू जो है कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है आपका, तो यू दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, यह जो है यू है, और मास जो है कितना दिया हुआ है, मास जो है ये दिया हुआ है द्रव्यमान 100 ग्राम, ठीक है, और टी जो दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 जो है टी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। एक्सेलरेशन के जगह पर हमने क्या लिख दिया, संवेग में परिवर्तन जो है क्या होगा, देखिए मास जो है कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी कि अगर इसको किलो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 kg, ठीक है। तो मास तो ये हो गया 0.1 kg लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो ये v माइनस यू, ठीक है। v कितना दिया हुआ है, तो v तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो अंतिम वेग पता नहीं है, तो v रहने देते हैं, v तो अंतिम वेग जो है यह 0 रहने देते हैं, और प्रारंभिक वेग जो है 30 दिया हुआ है, 30 लिख दीजिए। तो इसको अगर गुना करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 3.0, ठीक है। ये जो है इसका क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन आ गया। तो संवेग में परिवर्तन इक्वल टू क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन इक्वल टू जो है यह आवेग हो जाएगा, ठीक है, ये आवेग के बराबर होता है, तो ये आवेग ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से जो है आवेग जो है जे इक्वल टू क्या निकलता है, औसत बल, ठीक है, औसत बल इंटू समय, ठीक है। आवेग को जैसा दर्शाते हैं, तो यहाँ पर औसत बल जो है कितना निकल जाएगा, फोर्स इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है यह जो है आवेग कितना दिया हुआ है, -3 आया है, -3 लिख देते हैं यहाँ पर, और समय जो है यह कितना है, समय जो है यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, तो 0.05 है, तो -3 को 0.05 से डिवाइड करेंगे, तो यह जो है औसत बल जो है कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -60 न्यूटन, ठीक है, -60 न्यूटन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का -60 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, एक 2 kg की वस्तु जो है 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल जो है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट गुना कर दीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, ठीक है, 8 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति जो है 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड की गति हो जाती है, उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड का आरोपित बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, पहले अंतिम वेग जो है v दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभिक वेग जो है u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है ये दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड, और वेग और मास दिया हुआ है 100 kg, ठीक है। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू v माइनस यू, एक्सेलरेशन की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो मास जो है कितना है, मास जो है 100 किलो है, और यहाँ पर अंतिम वेग जो है कितना है 15 - 5 यानी कि 10 आ गया, और टी जो है कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ जो है 5 दूनी के 10 यानी कि 200 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा, 200 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा का गणना करें। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास जो कितना दिया हुआ है 20 इंटू, और यहाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4, तो 4 दूना 80, ठीक है, यानी कि 80 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोर्स दिया हुआ है आपका कितना 100 न्यूटन, और मास तो पता नहीं है आपको, तो मास तो पता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 100 न्यूटन को 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो 50 दूना जो है क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 50, यहाँ पर जो है 100 रखेंगे, और मास जो है यहाँ पर 50 kg रखेंगे, और एक्सेलरेशन यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा।
नेक्स्ट है एक स्थिर बल पर 2 सेकेंड की अवधि में 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु के वेग की 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देते हैं तो प्रयुक्त बल की मात्रा जो है क्या होगी। तो यहाँ पर जो है मास दिया हुआ है कितना 5, ठीक है, और ये जो है एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा 8 - 6 यानी कि 2/2 यानी कि 1 निकल जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड वेग के समान त्वरण से साथ गति करती है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल जो है क्या होगा। तो 25 × 200 होता है तो 200 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो तो वह गुण जो है क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ पर जो है बाह्य बल लगाए, अगर कोई पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस पर जो है उसका आकृति परिवर्तन ना हो तो उस गुण को क्या कहेंगे, दृढ़ता कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 15 kg द्रव्यमान का एक पिंड जो है 5 मीटर पर सेकेंड वेग की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यवंत जो है बल जो है क्या होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए इसको निकालेंगे कैसे, 15 × 5 = 75 होता है तो यहाँ पर फोर्स = मास × एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा, 75 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकेंड में 10 किलोमीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा है बल जो है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है संवेग ही दे दिया है, कितना है संवेग दिया हुआ है, ये संवेग है 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यह जो है क्या है संवेग है। तो संवेग जो है ये क्या है, ये दिया हुआ है संवेग, और आपका टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम जो है ये दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो बल = क्या होता है, फोर्स = होता है संवेग में परिवर्तन, यानी कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ 10 और t = हो जाएगा, t से डिवाइड करना है समय को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, तो t से डिवाइड करना है तो 0.02, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 500 न्यूटन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, यह जो है वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है, यह जो है असंतुलित प्रभाव का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो है क्या बन जाता है। तो जब दो समान बल जो है किसी निकाय पर या उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो निकाय पर कार्य करने वाला जो बल है यह बल जो है तो यह बल जो है शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड में कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है तो लगाए गए बल का परिमाण जो है क्या होगा। तो फोर्स = पूछ रहा है क्या निकलेगा, तो फोर्स = 8 हो जाएगा, मास × एक्सेलरेशन होता है तो मास लिख दिया है मैंने 8 और एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा 4 से 9 हुआ तो यानी कि 5/2, ठीक है, तो 5/2 यानी कि 2.5 से गुना कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, तो 25 × 200 होता है, ठीक है, तो 200 में जो है पॉइंट लगा दीजिए एक जगह में तो ये कितना हो जाएगा, एक बिंदु के बाद लगा देंगे तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसको धक्का देना या उसको खींचना यह जो है बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दो पिंडों के बीच जो है बल सदैव जो है कैसा होता है। तो दो पिंडों के बीच का जो बल होता है यह समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो यहाँ पर जो है कार्य नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है ठोस सत्ता द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो ठोस सतह पर किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को जो है सामान्य बल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है खींचने का एक उदाहरण जो है क्या है। तो खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, ठीक है, जब हम लोग ध्वज फहराते हैं तो क्या करते हैं, खींचते हैं, नीचे एक रस्सी को खींचते हैं पकड़ करके, तब जो है ध्वज, तो तब जो है अपना झंडा फहरा जाता है, ठीक है, तो एक रस्सी को खींचते हैं तो क्या होता है, ध्वज फहरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सभी बलों में जो है क्या होता है। तो सभी बलों में जो है परिमाण और दिशा दोनों रहती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है तो ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लग जाता है। यदि कार का द्रव्यमान जो है 1000 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण जो है क्या होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए
75 किलोमीटर घंटा से चल रही है एक कार, 4 सेकंड में अगर ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड में रुक जाती है, तो यहाँ पर कार का द्रव्यमान जो है 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल जो है ये कितना हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो है मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ये 1000, ठीक है, और यू जो है यानी कि प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, और टाइम जो है ये कितना दिया हुआ है, टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है, और अंतिम वेग जो है भी जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसको जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है प्रारंभिक वेग में मीटर पर सेकेंड जो है कितना बदलाव हुआ ये निकालने के लिए जो है u इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 × 1000 डिवाइड बाय 3600, ठीक है, कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, u निकल गया, तो यह जो है u निकल जाएगा 2 डिजिट तो यहाँ से ख़त्म हो गया, 36 दूना 72 यानी कि 20 जो है यह मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड जो है ये u निकल गया, ठीक है। u का जो है कितना मान निकल गया, यह किलोमीटर में था तो इसको हमने क्या किया मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब जो है यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है v - u/t, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, v का मान जो है 0 है तो 0 - 20, ठीक है, तो 0 - 20/t जो है कितना है 4 है, तो -20/4 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यह एक्सेलरेशन निकल गया। तो मास में निकाल दीजिए, अब जो है इसको फोर्स पे बैठा दीजिए, तो फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास जो है कितना दिया हुआ है 10 पे q यानी कि 10,000, तो यहाँ पर मास हो जाएगा 10 पर q, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड निकला है तो 5 यहाँ रख दीजिए, तो यह निकल जाएगा 5 × 10⁻³ न्यूटन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, यह 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान जो है गणना करें। तो वस्तु का द्रव्यमान का गणना करना है एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पर जो है मास निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ठीक है, तो मास ही निकालना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड और फोर्स दे दिया हुआ है 20 न्यूटन, ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए 20 न्यूटन को 2 से, ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, यह निकल जाएगा 10 kg, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जो है हम लोग भार के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 kg की द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो वस्तु पर वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की गणना जो है क्या होगी, यानी कि फोर्स क्या होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास जो है 8 kg दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा, 4 से 6 हो गया है, तो यानी कि 2/3, ठीक है, तो 2/3 यहाँ पर निकल जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16/3 या कितना निकल जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा 16/3 यानी कि 5.33 न्यूटन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 100 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 17 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाया गया बल का परिमाण जो है क्या होगा। तो इसको भी सेम बनाना है, 100 इंटू जो है 17 - 5 यानी कि कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 12/6 यानी कि 12/6 यानी कि 2, ठीक है, 200 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है यह संवेग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 85 kg और वेग जो है 60 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो संवेग जो है वस्तु का ज्ञात करना है। तो मास जो है कितना दिया हुआ है 85 kg, ठीक है, वेग जो है यानी कि भी जो है कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो पी जो है इसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है, तो पी जो है संवेग जो है कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू होता है एम भी, ठीक है, एम इंटू भी होता है, तो ये सूत्र होता है ये पी इक्वल टू एम भी, तो इस पर बैठा दीजिए 85 × 60, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो इसको अगर गुना कर देंगे 85 × 60 को, तो यह जो है कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 51 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, m/2 द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग जो है 2 भी है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है p इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू भी होता है, यहाँ पर m जो दिया हुआ है 1/2 m दिया हुआ है, ठीक है, और v जो है कितना दिया हुआ है 2 भी है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, ये आपका यह आ जाएगा m/v, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो m भी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो है 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग जो है कितना होगा। तो संवेग इक्वल टू होता है p
P इक्वल टू जो है एम भी होता है, ठीक है। ये जो है फार्मूला है। तो 80 केजी और 60 केजी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4800 जो है केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये केजी में है और ये मीटर पर सेकेंड में है, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 6 मीटर पर सेकेंड के नियम वेग से गतिमान है, तो वस्तु के संवेग की गणना करें। तो यहाँ पे जो है 300 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। नेक्स्ट है एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो है देखिए, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो गतिमान वस्तु का जो संवेग होगा या जो है वस्तु के द्रव्यमान या तो उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही होता है संवेग इक्वल टू पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 केजी मतलब 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो इसका जो है संवेग कितना हो जाएगा, 300 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यक्ष पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होता है, तब उसमें जो है गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग जो है संरक्षित रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो संवेग की गणना जो है यह क्या आता है, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। ये जो है फार्मूला ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 20 केजी मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो यह कितना हो जाएगा, 50 इंटू 20 को गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 20 जो है 1000 हो जाएगा, 1000 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो संवेग में दिशा और परिमाण जो है दोनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक टकराव में डैश हमेशा बचत की जाती है। तो एक जब टकराव होता है, मान लीजिए इधर से कोई आ रहा है और इधर से कोई आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से ए जा रहा है, इधर से बी जा रहा है, ठीक है, दोनों में अगर टकराव होता है तो इसमें क्या बचत होगा, तो इसमें जो है संवेग की बचत होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रेखीय संवेग जो है डैश के बराबर होता है। तो रेखीय संवेग जो होता है यह द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पिंड ए जिसका द्रव्यमान जो है 2 केजी है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान जो है 3 केजी है, तो एक दूसरे को क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटक जो होता है क्या होगा। तो पिंड ए जो है 2 केजी द्रव्यमान है जिसका, और पिंड बी जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 3 केजी है, एक दूसरे की ओर से 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं दोनों, ठीक है। एक दूसरे को टक्कर करते हैं जब, तो प्रत्यास्थ संघटन जो है क्या होगा, तो यह जो है उसके विपरीत होगा, प्रत्यास्थ संघटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गति ऊर्जा यदि हो तो उसका संवेग जो है क्या होगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर जो है आपको द्रव्यमान दे दिया है मास, ठीक है, और ये जो है गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, यानी कि हाफ mv² जो है ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यह दिया हुआ है 10 जूल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर m कितना दिया हुआ है, m जो है 200 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट ऐसे लिखेंगे 200 ग्राम को, ठीक है। और v जो है कितना दिया हुआ है, v तो पता नहीं है, तो v निकालना है हमें, ठीक है, v² और 10 रहने दीजिए यहाँ पर जूल और इंटू हाफ, ठीक है। तो इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये 10 जब उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, v² इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 जूल हो जाएगा, यानी कि ये जो है v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v जो है यहाँ पर निकल के आएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसका जो है रूट अंडर रूट कर, तो अंडर रूट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो संवेग इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है मास इंटू वेग, ठीक है। तो वेग तो निकाल लिए 10, तो 10 इंटू क्या है, मास जो है कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, तो मास जो है कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। तो p जो है कितना हो जाएगा,
यहाँ से अगर 10 को ख़त्म करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, यदि संवेग p है और वेग भी है दिया हुआ है तो द्रव्यमान जो है m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र जो है क्या होगा। तो मास ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए p इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास ही निकालना है तो p बाय v हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो है 2 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान है तो वस्तु में निहित संवेग जो है कितना हो जाएगा। तो दोनों को गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। जो हल्का पिंड है और भारी पिंड है उसका गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो भारी पिंड का जो है संवेग जो है अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश के द्वारा समझा जा सकता है। तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है यह संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। यही जो है समझा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो जब सेल विस्फोट होता है तो कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं, इस स्थिति में जो है संवेग जो है संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। तो नेक्स्ट है, 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से साथ जो है 31 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। तो पिस्तौल का प्रक्षेपित वेग जो है यानी कि प्रतिक्षित वेग जो है क्या होगा। तो पिस्तौल का प्रतिक्षित वेग जो है यह माइनस का 2.25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो नेक्स्ट है, 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 kg वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल जो है 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप यानी कि रिक्वाइल की चाल जो है कितनी होगी। तो संवेग जो है m1 इंटू v1, ठीक है, इक्वल टू, और उधर गोली का संवेग देखें m2 v2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है m1 जो है कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बंदूक का, ठीक है, 5, और v1 निकालना है, ठीक है। क्योंकि बंदूक का प्रक्षेपित यानी कि प्रक्षेपित चाल निकालना है तो v1 निकालना है, और m2 जो है कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 0.01, और v2 जो है कितना दिया हुआ है 250, ठीक है। तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 25, ठीक है, और 0 यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ गया v जो है v इक्वल टू कितना आ जा रहा है, v इक्वल टू आ जा रहा है 0.5 जो है मीटर पर सेकेंड माइनस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 2 kg की एक गेंद जो है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है तो टक्कर के बाद जो है दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। तो 2 kg की एक गेंद जो है 5 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है तो टक्कर के बाद जो है दोनों गेंदों का वेग जो है यह 1.6 होगा, पहला का 66 और दूसरा का क्या होगा 3.33 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 kg की एक गोली जो है क्षैतिज रूप से चलाई गई है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग जो है कितना होगा। तो पिस्तौल का जो है प्रतिघाती वेग जो है यह कितना होगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक जो है 2000 kg का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है तो टक्कर के बाद जो है दोनों जो है एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं तो कार का द्रव्यमान जो है क्या होगा। तो कार का द्रव्यमान जो है यहाँ पर 500 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली जो है क्षैतिज रूप से चलाई जाती है तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग जो है कितना होगा ये बताना है। यानी कि पिस्तौल का जो संवेग होगा m1 v1 इक्वल टू जो गोली का संवेग होगा m2 v2 जो है इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ से जो है पिस्तौल का निकल जाएगा। मान लीजिए अगर ये पिस्तौल है और ये गोली है तो यहाँ पर जो है कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको जो है पिस्तौल का वेग निकालना है ना, v1 निकालना है तो यहाँ पर m2 v2 बाय m1, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो है यहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, ठीक है। तो मास 2 जो है कितना दिया हुआ है 30 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.03, ठीक है। और वेलोसिटी जो है इसका कितना दिया हुआ है, गोली का जो है वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड तो इसका संवेग हो गया ये। और मास जो है ये
पिस्तौल का दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। तो ये जो है V1 निकल जाएगा कितना, तो यह जो है निकल जाएगा 3 पचे 15, ठीक है, 0। यहाँ पर जो है ये 00 नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 50 दूना के 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 को 0 काट दीजिए और 5 दिया 15, 15 जो है 15/10 हो रहा है, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, यह जो हो जाएगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली का एक राइफल से दागा जाता है तो गोली इसके बैरल से होकर जाने में जो है 0.006 सेकेंड का समय लेती है। तो इसे जो है 300 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल जो है क्या होगा, तो राइफल के द्वारा गोली पर आरोपित बल जो है यह कितना होगा, यह होगा 600 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। इसको भरवली समझिए, अगर गोली का द्रव्यमान जो है 12 किलोग्राम है तो इसको लिखेंगे कैसे, ग्राम में है ना, तो इसको किलोग्राम में कैसे लिखेंगे, 0.012, ठीक है। यह जो है केजी हो गया, गोली का द्रव्यमान जो है केजी में हो गया, ये इसको केजी में ट्रांसफ़र कर लिया। तो गोली का अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और समय जो है यह दिया हुआ है टाइम। तो यहाँ पर जो है एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास, एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मास तो हो गया कितना 0.012 इंटू 300 माइनस का 0, ठीक है, और बाय 6.006। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल को, तो ये कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो दूरी जो है वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी और विस्थापन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। अदिश राशि में इनमें से कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है इसमें से विस्थापन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा और सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है वेग और समय का गुणनफल जो है क्या बताता है, तो वेग और समय का गुणनफल जो है यह विस्थापन बताता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु की विस्थापन जो है कितना होगा, तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है 0 है तो वस्तु का विस्थापन जो है यह होगा, यह भी जो है 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह जो है 100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, ठीक है। तो यह जो है क्या है, तो एक वस्तु को अगर ऊपर फेंके जो 100 जो है मीटर तक ऊपर गया, ठीक है, ये ऊंचाई तक h हाइट तक गया और यह जो है ऊपर से फिर वापस आता है नीचे, तो यह जो है फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, यहाँ पर जहाँ से फेंका गया था वहीं पर वापस आ जाता है। तो यह जो है वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है यह क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, क्योंकि जहाँ से फेंका गया था वहीं पर वापस आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या होगा, तो जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदली जा रही हो तो कहा जाता है कि वह गतिशील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक कार चालक जो है समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में जो है 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करें यह बताना है। तो गति ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा, तो चाल इक्वल टू होता है, यानी कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पता ही होगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या लगा देंगे, स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या लगा देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे 288 बाय 60, ठीक है, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किरण जो है 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वहाँ से फिर वापस आने में उसे सीधे पथ पर तैर कर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग जो है ज्ञात करें। तो यहाँ पर किरण का औसत वेग जो है या क्या होगा, तो
90 मीटर का लंबा पुल है, लेकिन वो जो है एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, फिर वहाँ पे वापस आ जाती है। तो तैर का जो है 360 मीटर की दूरी वो तय करती है। किरण का औसत वेग जो है यहाँ पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो है वह जहाँ से गई थी वहीं पर आ गया, यानी कि विस्थापन जो है उसका शून्य हो गया, इसीलिए जो है उसका औसत वेग भी जो है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का त्वरण जो है इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण जो है इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर जो है क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन होता है या एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर जो है यह क्या होती है, तो यह जो है इसकी वेग होती है। इसे जो है क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण जो है क्या है। तो सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण जो है यह है वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो समय यदि दिया हुआ है तो किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को जो है वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग जो है वस्तु की गति दर्शाता है। कौन सी गति को दर्शाता है। तो औसत चाल और औसत वेग जो है वस्तु के दिए गए अंतराल के दौरान जो है उसकी गति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जब बस की गति डैश गति के साथ का एक उदाहरण है। तो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जो है एक बस की गति जो है यह असमान गति का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, चाल जो है दूरी और समय का सही संबंध जो है क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है कहाँ पर हो। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग जो है तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है तो वस्तु में जो है शून्य त्वरण हो, तभी जो है यह तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। तो विस्थापन के परिवर्तन दर को जो है वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे डैश वेग कहा जाता है। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह जो है असमान गति कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है क्या। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु का गति जो है यह वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। तो 45 डिग्री के कोण पर फेंके जाने पर कोई भी वस्तु जो है सबसे ज़्यादा दूरी को प्रक्षेपित करती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र यानी कि पथ जो है कैसा होता है। तो किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र जो है यानी कि पथ जो है यह परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड तक हो जाए तो उसका त्वरण जो है कितना होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग यानी कि v माइनस यू। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, बाय टी। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 10 माइनस 5 बाय टी, यानी कि 5 बाय हो गया 5। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर, तो यह जो है एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्त पर 5 न्यूटन बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ आगे बढ़ता है। तो m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला जो एक अन्य तख्ता है पर जो बल लागू होगा वह 20 मीटर पर सेकेंड त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण जो है कितना होगा। यहाँ जो है देखिए पहला तो फॉर्मूला लगेगा F इक्वल टू m है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स दिया हुआ है आपका 5। ठीक है, तो 5 लिख दीजिए। मास जो है नहीं पता है तो मास रहने दीजिए m1, और एक्सेलरेशन जो है कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह जो है कितना आ जाएगा, मास जो है m1 हो जाएगा हाफ kg। ठीक है, हाफ kg आ गया। उसी तरह जो है m2 जो है कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा 1/4 kg। ठीक है, तो यहाँ पर जो है m1 प्लस m2 जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 1/4 जोड़ देंगे तो 6/8 जो है ये दोनों को जोड़ने से आएगा। तो यहाँ पर जो है अब F इक्वल टू ma पे रख दीजिए। ठीक है,
एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जो है देखिए एफ, तो यहाँ पर जो है मास जो है कितना दिया हुआ है मास, तो यहाँ पर जो है फोर्स दिया हुआ है 5, ठीक है 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन जो है इक्वल टू हो जाएगा मास जो दिया हुआ है 6/8 इंटू एक्सेलरेशन जो है कितना है, एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, त्वरण निकालना है, त्वरण के बारे में बोला गया है, त्वरण कितना होगा तो त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो 8/40/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण जो है कितना होगा। तो 21 न्यूटन का जो बल लगाया जाता है, फोर्स जो है कितना लगाया गया 21 न्यूटन, और मास जो है 3 किलो दिया हुआ है, तो एफ इक्वल टू एम ए जो है कितना हो जाएगा 21/3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सीलरेशन निकल जाएगा, तो ये कितना निकल जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है ये होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण जो है कितना होगा, तो 20/10 जो है कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 माइनस 6 बाई टी, 16 माइनस 6 बाय टी जो है 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 10/t यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। यह जो है माइनस में नहीं होगा, फिर से यहाँ पर गलतियाँ है, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा में परिवर्तित होता है, तो नकारात्मक त्वरण जो है यह वेग के दिशा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार का संबंध जो है, यह जो है कार का वेग निरंतर बदलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वह गतिशील है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण जो है क्या होगा, तो जब एक वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो इसका त्वरण जो है यह 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार का वेग जो है 5 सेकेंड में 18 kg पर घंटा से 36 kg मीटर पर घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण गणना करें। तो यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन जो है क्या हो जाएगा 36 माइनस 18 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और ये जो है कितना में है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको जो है मीटर पर घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो है एक्सीलरेशन निकल गया, यानी कि अंतिम वेग यानी कि v माइनस यू बाई टी हो जाता है, ठीक है। तो यही तो ऊपर में लिखा है, तो एक्सेलरेशन जो है कितना निकल जाएगा, अब जो है यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो यह जो है, तो यहाँ पर जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 18 है और 5/18 ऊपर में है, तो 18 खत्म हो जाएगा, और यहाँ 5 है नीचे में, तो 5 से 5 खत्म, ठीक है। तो यानी कि 1 ही आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कार का वेग जो है 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार में त्वरण जो है गणना करें तो यह कितना हो जाएगा, यह जो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सॉल्व करेंगे 144 के साथ ही सॉल्व करेंगे, सेम जैसे पिछले सॉल्व किया था मैंने, जैसे पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था पिछला वाला, वैसे ही इसको सॉल्व करना है, सेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लोहे के गोले का व्यास जो है 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है, तो दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, जबकि वे भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उनका डैश समान होगा। तो उनका जो है त्वरण जो है समान होगा जब भूमि से गिराएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। जब उसको दोनों को गिराएंगे तो क्या होगा, उन दोनों का त्वरण जो है समान होगा। नेक्स्ट है, घनात्मक त्वरण का अर्थ जो है क्या होता है, तो घनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरण की विमा जो है क्या होती है, तो त्वरण का विमा होता है L1 M0 T-2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार जो है 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो 10 सेकेंड में जो है 20 मीटर पर सेकेंड का वेग जो है प्राप्त कर लेता है, त्वरण जो है कितना हो जाएगा, तो त्वरण जो है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ 20, ठीक है। 20 किस में परिवर्तन हुआ, टाइम में, ठीक है। तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही तो है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है मंदता का अर्थ जो है क्या होता है, तो मंदता का अर्थ होता है घनात्मकता, ठीक है, घनात्मक होता है, ठीक है। मंदता का अर्थ होता है क्या, घनात्मक त्वरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वेग जो है व्यतीत हुए समय का समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश जो है क्या होगा। तो किसी वस्तु का वेग जो है व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का जो है एक समान जो है त्वरण के साथ बढ़ते रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है बल बाय द्रव्यमान जो है क्या होता है, तो बल बाय द्रव्यमान जो है यह त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 350 न्यूटन का एक बल जो है 500 किलो के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है कितना होगा। तो 350 न्यूटन का बल जो है 500 किलो के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में जो है वस्तु का उत्पन्न त्वरण जो है कितना हो जाएगा, 0.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनेगा, तो त्वरण इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैसे, तो 350 डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ है 500 kg, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे इस समीकरण को, तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है क्या होता है, तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है घटेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक कार जो है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण जो है क्या होगा, तो 72 माइनस 18, ठीक है। तो 72 माइनस 18 बाई टी, ठीक है। तो 72 माइनस 18 बाई 5, टी मतलब 5, ठीक है। ए यह जो है किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको मीटर पर घंटा में मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, तो इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिर रहे किसी वस्तु का गति उदाहरण जो है क्या है, तो मुक्त रूप से जो कोई वस्तु गिर रहा है, तो यह जो है गति का समान त्वरित गति का जो है त्वरण का समान त्वरण गति का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो बल और त्वरण का जो जोड़ा होता है इस दोनों का जो दिशा होता है यह समान होता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक अचल स्थिति में शुरू करने से सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में जो है 60 मीटर पर सेकेंड गति पकड़ लेती है, तो साइकिल की त्वरण का गणना करें। तो साइकिल के त्वरण का गणना जो है कैसे होगा, तो 60 बाय 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 तो स्पीड पकड़ लिया 30 सेकेंड में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 दूना के 6, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है क्या कहलाता है, तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो है यह त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ जो है 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा 2 मिनट में प्राप्त गति जो है ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है फॉर्मूला ये लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है u जो है कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया हुआ है, प्लस जो है आपका a दिया हुआ है 2 और 60 जो है t है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई गति जो है कुल दूरी जो है कितनी होगी, तो यहाँ पर जो है स्पीड इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है u जो है कितना दिया हुआ है, यह जो है आपका 0 दिया हुआ है और t जो है 8 है, ठीक है, इंटू 8 प्लस का हाफ a जो है कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो है t स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 88 64, ठीक है, टाइम का स्क्वायर कर दिया तो ये जो है स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। नाव द्वारा तय की गई दूरी जो है कुल दूरी क्या होगी, यही होगी। तो यहाँ पर जो है देखिए तो 0, ये 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस अब जो है यहाँ पर 64 को काट दीजिए, 2 तिया 6 2 दूनी के 4 32 तिया कितना हो जाता है 96, ठीक है, 96 मीटर हो जाता है, यानी कि
टोटल जो है कितना आ गया 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो वेग समय संबंध को जो है दर्शाता है v=u+at। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो तो 4 सेकेंड के बाद उसका वेग जो है कितना होगा। तो त्वरण जो है कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और अंतिम वेग जो है यह निकालना है भी। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है पता नहीं है तो यह 0 मान लीजिए और t जो है 4 सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि v=u+at का फॉर्मूला से u जो है 0 दिया हुआ है, a जो है 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और t जो है 4 दिया हुआ है, यानी कि यह जो है 8 मीटर पर सेकेंड जो है आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति जो है 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी जो है क्या होगी। तो यह जो है लंबा बनेगा, तो इसको जो है देखिए s= जो है s=ut+at² जो होता है इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना पड़ेगा और इस फॉर्मूला के अनुसार से जो है यह 3.75 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मिनट प्रति वेग पर सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है तो 8 सेकेंड के बाद इसकी गति जो है कितनी होगी। तो 8 सेकेंड के बाद जो है इसकी गति जो है 32 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण जो है यह वेग और समय के बीच का संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो गति के दूसरे समीकरण के द्वारा जो है स्थिति और समय के बीच का संबंध दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक कार जो है 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति पर चलती है तो इस समय जो है कार द्वारा तय की गई दूरी जो है ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है देखिए s= जो है ut+12at² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो यहाँ पर टाइम जो है 5 सेकेंड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, वेग जो है पहला वेग जो है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर u जो है क्या निकल जाएगा, u=v2 - v1 जो है ये आ जाएगा, यानी कि 10 - 5 = 5। ठीक है, यानी कि u जो है कितना आ गया, तो u जो है यहाँ 5 आ गया। तो गति का द्वितीय नियम में इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ 5 हो गया u और t जो है 5 है प्लस हाफ a जो है कितना है 1 है और t जो है कितना है 5 यानी कि 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह जो है कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है ये वाला समीकरण गलत है। 2as = u² - v², यह जो है समीकरण गलत है। ठीक है, यह जो है गति का समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर घंटा गति के एक समान रूप से त्वरित करती है तो यह जो है 400 मीटर जो है दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। इसको भी जो है v=u+at का जो फॉर्मूला है उसी पर बैठाना है। नेक्स्ट है एक बस जो है विराम अवस्था से चलकर शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है तो 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण जो है क्या होगा। तो इसका त्वरण जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है तो इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो 2 सेकेंड के बाद वस्तु की विस्थापन का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है 2 सेकेंड के बाद वस्तु का जो विस्थापन होगा यह जो है 7 मिनट होगा। ठीक है, 7 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7 मीटर जो है विस्थापन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। तो यहाँ पर जो स्थिति समय का जो समीकरण है यह है s= ut+12at²। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, वह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण जो है क्या होगा।
तो एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, वह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण जो है क्या हो जाएगा, इसको 5 से जो है 5 को जो है 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समान त्वरण गति का समीकरण नहीं है। तो समान त्वरण गति का समीकरण जो है यह v माइनस यू इक्वल टू ए प्लस टी जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे के हाथ से 1/4 kg का एक गेंद है और इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है तो उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान जो है क्या है। तो एक बच्चे के हाथ से 1/4 kg का एक गेंद और वह जो है इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकता है और उसका हाथ जो है 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है तो उसके हाथ से गेंद जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया जो स्थिर बल है यह जो है कितना होगा, यह होगा 5 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है। तो स्थिति वेग संबंध को जो है दर्शाता है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो साइकिल का त्वरण का गणना जो है कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल के बारे में जो है यह रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। यह जो कथन है यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। तो ब्रेक लगाने पर एक कार जो है मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण जो है रुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह जो है किस कारण रुक जाएगी। तो किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल जो है आरोपित नहीं है तो यह जो है घर्षण बल के कारण जो है रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, दो सतहों के बीच जो है सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है। तो दो सतह जो है इसके बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप जो है यह घर्षण जो है उत्पन्न होता है, घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण बल जो है डैश कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत जो है काम करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है किधर लगेगा। तो एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है यह पश्चिम दिशा में लगेगा, यानी कि उसके पश्चिम मतलब अगर इधर जा रहा है साइकिल तो उसके इस तरफ लगेगा साइकिल का घर्षण बल, यानी कि उसके विपरीत लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो कारों का जो ब्रेकिंग पैड होता है इसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का गुण जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है क्या होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है यह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह जो है डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा जो है किए गए कार्य का जो है क्षय नहीं होता है बल्कि वह जो है तापीय ऊर्जा में, यानी कि ताप में जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। अगर घर्षण कर रहा है तो कोई भी चीज़ देखिएगा ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है तापीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंडुलम जो है पेंडुलम लक्ष्यबद्ध दोलक है की तरह काम करता है, अतः इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेंडुलम जो है लक्ष्यबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः जो है यह दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देती है। जब कार जो है एक मोड़ लेती है तो वह जो है अपकेंद्रीय बल है जो कि बाहर की ओर धक्का देती है उस वक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से जो है क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो है यह अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है।
तो जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इसमें जो है दिशा परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू जो घुमाया जाता है इसका जो है यह केंद्र विमुख बल का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति जो है पूरी तरह से मैकेनिकल थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर जो रोड बनाते वक्त लाया जाता है रोड पर चलाने के लिए, ठीक है, इस पर जो सवारी है इसमें जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो यदि कोई पिंड जो है रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति में जो है वक्र रेखीय गति कहेंगे इस गति को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश में बदल जाता है। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो यह जो है प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग जो है बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक सरल साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दोलक जो है दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोलक के लिए जो है संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, यह जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को जो है यह समान वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है क्या कहलाता है? तो जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है यह अभिकेंद्रीय बल जो है कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो किसी दोलक के द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय जो है यह आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है डैश को तेजी प्रदान करता है। तो किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच जो है आकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह अभिकेंद्रीय बल को तेजी करता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल की तेजी प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है झूले पर बैठे लड़के की गति जो है क्या होती है? तो झूले पर बैठे लड़के की गति जो है यह आवर्ती गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों में समान विमाएँ यानी कि सूत्र नहीं होती है? तो बल और दाब जो है इन भौतिक राशि की जो है विमाएँ विमीय सूत्र जो है समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो पृथ्वी जो है वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कार के स्टीयरिंग में शामिल जो है क्या है? तो कार के स्टीयरिंग में जो है बलों का एक युग्म है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा यानी कि लाइन पर कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार जो है कितना होगा? तो एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार जो है यह 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कहाँ पर? तो कोई वस्तु जो है अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है किसका? तो न्यूटन पर किलोग्राम जो मात्रक है यह है त्वरण का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है 1% घटा देंगे तो जी का जो है भार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान जो है कितना होगा? तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान जो है यह क्या हो जाएगा? यह जो है 3 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक बल जो है 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का मान जो है क्या होगा? तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 होगा, ठीक है। 5 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक गेंद की ऊंचाई जो है h पर विराम की स्थिति में है तो फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई जो है h4 तक वापस उछलती है तो गेंद तथा फर्श के बीच
प्रत्यावस्था गुणांक जो है क्या होगा। तो गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति में फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस चलती है, तो गेंद और फर्श के बीच जो है प्रत्यावस्था जो गुणांक होगा यह जो है हाफ होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक एथलेटिक जिसका वजन जो है 600 किलोग्राम है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है तो केबल का तनाव जो है लगभग कितना हो जाएगा। तो एक एलिवेटर जिसका वजन जो है 600 यानी कि एक लिफ्ट जो है एलिवेटर, इसका वजन जो है 600 किलोग्राम है, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड वेग से तुरंत से केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है तो केबल का तनाव जो है लगभग 9000 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 600 किलोग्राम और 4.9 मीटर पर सेकेंड जो है इसका तुरंत दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 10 को, तो ये कट जाएगा इससे, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये जो है लगभग अप्रॉक्स में जा करके 9000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्यों। तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यंत अल्प होती है, यानी कि कम होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि चंद्रमा के तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसीलिए जो है वह अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर जो है क्या होता है, तो चंद्रमा की सतह पर जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी जो है गति उत्पन्न नहीं होती है, तो पानी में जो है गति नहीं उत्पन्न होती है, क्यों। तो एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींच देते हैं तो पानी में गति नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जड़त्व के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है स्प्रिंग को अपनी सामान्यता लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं। तो स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो लगने वाला बल होता है इसको जो है प्रत्यायन बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। तो नेक्स्ट है देखिए, दिए हुए काल वेग यानी कि समय वेग का ग्राफ मंदन का मान जो है क्या होगा। तो यहाँ पर जो है समय वेग का जो ग्राफ है इसमें जो है इसमें मंदन का मान जो है यह जो है कितना हो जाएगा, तो मंदक का मान जो है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग जो है कितना है। तो दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग जो है यह जो है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया और प्रतिक्रिया जो है क्या है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है यह जो है दो भिन्न विषय यानी कि ऑब्जेक्ट पर कार्य करते हैं, समान परिभाषा रखते हैं, ठीक है, और विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया यह जो है सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है तब लगने वाला समय जो है होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो क्या होगा। तो जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है तब लगने वाला समय जो है उसकी दूरी में अपरिवर्तित रहे तो यह जो है समय जो है उसका आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो गति के नियमों का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो है एक समान गति की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो। यह जो है नियम कौन सा नियम है न्यूटन का। तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु जब किसी स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, सक्रिय ना हो। तो यह जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। तो कालीन से धूल हटाने के लिए जब हम लोग इसको झटका देते हैं या छड़ी से पीटते हैं कालीन को, तो इसका कारण है क्या, क्योंकि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटेगी जब कालीन में गति प्रदान की जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल यानी कि कोई भी पिंड जो है कार्य नहीं करता है। तो एक पिंड जो है विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। यह जो है न्यूटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? तो गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है किस पर होती है? तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है यह द्रव्यमान पर होती है उसके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम सबसे पहले जो है गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है यह न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, रेखीय समवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? तो रेखीय समवेग संरक्षण जो है यह किसी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो कैसा हो? तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित करता हो लिफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को जो है जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या हो? तो किसी पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाएगा जब वेग का मान और दिशा जो है नियत हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है तो उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन जो है क्या हुआ है? एम द्रव्यमान एक पिंड से जो है भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आ जाता है, तो पिंड का संवेग जो है क्या परिवर्तन हुआ संवेग में? तो यह जो है 2mv हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है, किनारा तक पहुँचने के लिए उससे क्या करना चाहिए? तो एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है, किनारा तक पहुंचने के लिए उसे इकट्ठा की गई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, SHM से गुजरने वाले कण के किस वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जा सकता है? वक्र जो है क्या होगा? तो SHM जो है सरल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग जो है यह एक दीर्घवृत्त मुकाबले का आलेख किया सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है समान त्वरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है तो दीर्घवृत्तीय का तल जो है कैसा होगा? तो पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा जो है दीर्घवृत्तीय होती है तो दीर्घवृत्तीय का तल जो है यह पृथ्वी के केंद्र से जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रिंग का काठिन्य जो है क्या है? तो स्प्रिंग का काठिन्य जो है यह है स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण मशीन की क्षमता जो होती है एफिशिएंसी, यह सामान्यतः दर्शाया जाता है किसमें? तो साधारण मशीन की जो क्षमता होती है एफिशिएंसी यह जो है किलोवाट में दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसमें क्या होता है? तो जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो है दुगना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 को समाप्त कर दिया आज। ठीक है, तो इसमें यांत्रिक बल, गति और गति के नियम को हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th वाला, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन को। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे 4th में, तो थोड़ा उसके लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।